तो चलिए स्टूडेंट्स सेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी जो परिचर्चा आपके साथ में चल रही थी वह यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए हमने आपके साथ में यूपीएससी के टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क और फ्री में अपने वादे के मुताबिक निःशुल्क में आपको फ्री में उपलब्ध करवाई, जिसमें हमने विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज आपके साथ में फुल डिस्कस किए और सीसेट की टेस्ट सीरीज भी हमने आपके साथ में टेस्ट प्रोवाइड करवाए, विद पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए। अगर आपने वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है बच्चे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी 2014 से लगाकर 2024 तक के क्वेश्चन पेपर, मतलब कि लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, वह भी हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लासेस में यह 2022 का पेपर हमने लिया है, जिसका पार्ट नंबर 2 और लास्ट है। कल थोड़ा सा इशू था, एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बता दूं, जो थोड़ा सा टेक्निकली ऐसा इशू आ रहा था बार बार, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको 50 क्वेश्चन ही कवर कर पाया था, बट आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में क्या है, यूपीएससी का आप देखोगे एनुअल एक रिपोर्ट आती है, उसके साथ साथ 2026 प्रीलिम्स को लेकर के भी उसका फॉर्म, मतलब कि उसने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उससे आपको इतना कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको अभी बेसिकली अपनी तैयारी पर फोकस रखना है। देखो, आपके पास में जो भी समय बचा हुआ 8 दिन, ये मैं कहूँगा 7 दिन जो भी बचे हुए हैं, उसको कम्प्लीटली इस वीक को पूर्ण रूप से लगाइएगा। और इस वीक में 2 बार से अधिक आपका रिवीजन हो जाना चाहिए स्टूडेंट सब्जेक्ट का, ठीक है, जीएस का और सीसैट को डेली बेसिस पर 2 घंटे बेटा दें। देखो, मैं आपको बता दूं, अभी क्या करेंगे हम, ठीक है, हमारे पास में 7 दिन का समय है, तो हमने स्ट्रेटजी अपनी क्लियर करके रखी है। मैं आपके साथ में क्या करूँगा, एक वीडियो मैं आपको बता दूँ कि 2023 का जो यूपीएससी का सीसैट का पेपर था बेटा, किसका पेपर था, सीसैट का पेपर था, एक तो उसको डिस्कस करूँगा और उसके साथ साथ एक दिन उसमें चला जाएगा, एक क्लास वो होगी, और 2024 का, तो 2 क्लासें आपकी सीसैट की होंगी अभी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और हम यूपीएससी का पेपर डिस्कस करेंगे आपके साथ में, वहाँ पर किस तरीके से उसको करना है, ठीक है, कौन से पैटर्न से पेपर को करना है, कैसे हल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कैसा थॉट प्रोसेस अपना रखना है, वो भी सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट 2 क्लासेस जो होंगी, मैं आपको फिर से बता दूँ, 2 क्लासेस 2023 और 2024, मतलब कि आपकी जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी वह जो होगी सीसैट 2023 की होगी, जिसमें मैं आपसे मैथ एंड रीजनिंग पर, ठीक है, कोशिश करूंगा कि इन्हीं को मैं कंप्लीट करा दूं पूरे टेस्ट में। उसके बाद 2024 का तो 2 टेस्ट हमारे, 2 क्लासेस तो उस पर रहेंगी। उसके पश्चात आपकी 2 क्लासेस जो रहेंगी वो आपकी कंप्लीट कर लेंगे, उसमें 23 और 24 का प्रीलिम्स, 2023 का और 2024 का जो बेटा आपका पीटी था, उसके क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो 4 क्लासें आपकी ये हैं। 1-2 क्लास क्या होगी, आपकी गाइडेंस पर होगी, जो भी स्टूडेंट्स का कोई डाउट है, ठीक है, वो आप पूछेंगे, मैं उस पर आपसे एक सेशन लूँगा, ठीक है, तो आप उसको लोड में ना लें, आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए, आप देखिए, जो भी आपका डाउट है ना, आप मुझे क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है, आपको व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ पर आप मुझसे जो भी डाउट हो आपका वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है, जो भी आपका, उसके साथ साथ आप कमेंट्स में भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी पैनिक नहीं होना है, क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, कौन सी आईडी, क्या आईडी, बस इतना है। अभी आपको क्या है, अपना आधार कार्ड, मैं फिर से बता रहा हूँ, अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड निकलवा के अपना प्रिंट बेटा रख लो, ठीक है, और ऐसी जगह रखो जो आपको दिखता रहे हो, है ना, उसको दिखते रहे। तो आधार कार्ड और आपका जो एंट्री कार्ड है, ठीक है, वो आपका होना चाहिए, उसको रख लो, ठीक है। और बाकी का मैं आपको बताऊंगा कौन से पेन लेकर के जाने, क्या आप ले जा सकते हो एग्ज़ाम हॉल के अंदर, क्या नहीं ले जा सकते हैं। चलिए आइए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और इस समय पैनिक नहीं होना है, एकदम नहीं होना है, सीधा अपने माइंड को ये एक वीक, देखो बेटा आपने पूरे ईयर्स मेहनत करी है, अच्छे से आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, चीज़ों को समझे हैं, आपने पूरा जीजान से तैयारी किया हुआ है, तो आपको अब क्या करना है, बस अपने माइंड को डाइवर्ट होने से बचाना है। मतलब कि इधर उधर की चीज़ों में आप भागना नहीं है, आपसे अच्छा कोई नहीं है इस दुनिया में, बस इस अप्रोच के साथ में आपको रहना है, ठीक है, आप ही हो बस जो भी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 50 नंबर का क्वेश्चन, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। बेटा देखो होता क्या है, यूपीएससी का अपना एक फंडा रहा है, ऐसी टर्मोलॉजी पर क्वेश्चन पूछता रहा है, ठीक है। मियावाकी पद्धति क्या होती है बेटा, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है, मतलब कि ये किससे रिलेटेड है, ये वन से रिलेटेड है बेटा, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में क्या होती है, लघु वन कृषि को बढ़ावा दिया जाता है, लघु वन को सृजन करने के लिए जो लघु वन होते हैं उनको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे ये रोड है, ठीक है, रोड के किनारे किनारे आपने देखे होंगे पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, खासतौर पर शहरों में, ठीक है, जो ग्रिल वगैरह होती है रोड के चारों तरफ, और जैसे मान लीजिए ब्रिज बना हुआ है मेट्रो का, तो मेट्रो के पिलर आपने देखे होंगे, मेट्रो स्टेशन के पिलर देखे ना, तो वो जो मेट्रो के पिलर होते हैं जिसमें मेट्रो चलती है, उन पर क्या है, आप देखोगे ग्रास, मतलब कि आप वहाँ पर पौधे लगा दे उसमें, ठीक है, गमले में, तो उसी तरीके से ये कहता है मियावाकी। तो ये किससे रिलेटेड है, यह शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और ये कहाँ से बेटा, ये जापान में खासतौर पर आपको ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था कि सर इंग्लिश में भी करवाया करें, हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है। देखो बेटा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों की एक कमी सबसे बड़ी क्या है, किसी को इंग्लिश इतनी आती है कि उसको हिंदी आने में प्रॉब्लम होती है। बेटा देखो मैं आपको एक और बात क्लियर बता दूं, मान लीजिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको इंग्लिश सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आप बनने वाले हैं कलेक्टर, और कलेक्टर आपको सारी फाइलें इंग्लिश में मिलेंगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। दूसरी बात, वहाँ पर आपको बेटा 300 नंबर का, ठीक है, 300 नंबर का एक लिखना पड़ता है, उसमें ऐसे भी लिखना पड़ता है उसमें, ठीक है, 300 नंबर का, मतलब कि एक पेपर होता है कंपलसरी पेपर, तो उसमें 600 मार्क्स, आई थिंक 300 मार्क्स हाँ लाने होते हैं बेटा, और वो हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन का होता है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम पर होता है। तो देखिए बेटा मैं आपसे बता दूं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि मैं एक क्वेश्चन को हिंदी में भी करूं और इंग्लिश में भी आपके साथ में एक्सप्लेन करूं। हाँ मैं इतना ज़रूर करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, आप उससे पढ़ें, बट मैं आपको हिंदी में समझा दूं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बेटा मैनेज कीजिएगा। बाकी चीज़ें आप भी, भाषा तो आप भी बोलते हैं, आपकी चारों तरफ हिंदी बोलती है, ऐसा तो नहीं है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिखता रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके चलिए, तो 50 नंबर का था, द मियावाकी मेथड इज विल एंड नाउ फॉर दिस। तो बेटा ये किससे रिलेटेड था, इसका मतलब है आप देखोगे क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरियाज का रोड ट्रैफिक वाला जो रीजन होता है, उसी में खासतौर पर मेट्रो एज ए पिलर जो होते हैं बेटा, वहीं पर क्या करना होता है, आपके गमले में उसको वहाँ पर छोटे छोटे फॉरेस्ट एरियाज कवर करना होता है, ताकि उस एरिया में जो CO2 है बेटा उसको कम किया जा सके, डिक्रीज बाय CO2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए तो ऐसे अगर मैं समझाने लग गया तो फिर तो आप समझ सकते हैं 2 घंटे क्लास में फिर, ठीक है, 10-20 ही क्वेश्चन होंगे, फिर तो एक पेपर को थोड़ा सा, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ। चलिए 51 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे, निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। बेटा देखो जो आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, तो इसमें कुछ शक्तियाँ प्रांतों को दे दी गई थी, कुछ शक्तियाँ प्रांतों को दे दी गई थी, और कुछ उस समय के जो गवर्नर थे उसके लिए आरक्षित रखी गई थी। गॉट इट, उसके लिए आरक्षित रखी गई थी। आप मुझे बताओ, अगर वो आरक्षित विषयों को रखेगा तो ऐसे विषयों को रखेगा जो नेशनल स्तर के हों, संपूर्ण भारत स्तर से संबंधित होने चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक रीजन से संबंधित होने चाहिए। आज के राष्ट्रपति को सोचिए, वो क्या काम करता है, वो राज्यों से रिलेटेड काम करता है, क्या वो पंचायतों से रिलेटेड काम करता है, क्या वो पुलिस से रिलेटेड काम करता है, किससे, वो भारत से रिलेटेड काम करता है, जो वैश्विक स्तर पर आप देखोगे भारत के संबंधों को, राष्ट्रीय स्तर पर सारी चीज़ों को करते हैं। तो पहला देखिए, आप मुझे बताओ स्थानीय स्वशासन की बात यहाँ पर देखो बेटा। स्थानीय स्वशासन का मतलब है आज के समय में अगर मैं इसको कहूँ तो बेटा पंचायत क्या है,
पंचायत। पंचायत ही आपका स्थानीय स्वशासन के रूप में जाना जाता है। तो मुझे बताओ, क्या गवर्नर इसको रख देगा? क्या आज का राष्ट्रपति इसको रखता है पंचायत को अपने पास में? किसको? ये राज्यों को, लोकल बॉडीज हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो ईज को काटो पहले आप, जहाँ 2 नंबर है उसको कट करो, आंसर आपको मिलेगा। 2 नंबर कट कर दो, बाकी का आंसर आ गया। 1, 3, 4 मतलब कि गवर्नर के पास में जो रिजर्व विषय रखे गए थे, जैसे न्यायिक विशासन थे, भू राजस्व था और पुलिस था, तो यहाँ पर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था बच्चे, मैं कहूँगा ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें जो खास तौर पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें आरक्षित, जिसमें कानून व्यवस्था जैसे वित्त था, जो आरक्षित विषय थे उसमें आपके कौन कौन से थे, खासतौर पर कानून व्यवस्था, वित्त, भूमि राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे। हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि उत्पाद शुल्क आदि को रखा गया था, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। और प्रांतों में इसने द्वैध शासन की स्थापना को बढ़ावा दिया गया था। आरक्षित विषयों को प्रशासनिक राज्यपाल द्वारा जैसे नौकरशाही कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, और हस्तांतरित विषयों को प्रशासन विधान परिषद के निर्वाचन सदस्यों में से नामित मंत्रियों द्वारा किया जाना था। तो इसको क्या है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, देखो 52 नंबर। मध्यकालीन भारत में शब्द, मतलब कि आपसे पूछा गया ये जो फड़म शब्द है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फड़म बताओ क्या है ये? पहनावा है, सिक्के है, आभूषण है, हथियार है, बड़ा ही इजी सा है, बताओ। तो ये क्या है बेटा? आपके सिक्के हैं, ठीक है, ये क्या है? आपके सिक्के हैं। और ये जो सिक्के हुआ करते थे, ये खासतौर पर मध्ययुगीन त्रावणकोर में मुद्रा की नियमित इकाई के रूप में जाना गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत में ये क्षेत्र व्यापार के लिए इनका बड़े पैमाने पर उपयोग भी हुआ करता था। जो आपके फड़म है, ये खासतौर पर पड़म शब्दों का शाब्दिक अर्थ है धन और राज। धन और आज की केरल की मूल भाषा मलयालम में धन के पर्याप्त रूप के इनका उपयोग किया गया है। तो इसलिए जो फड़म है बेटा, ये सिक्के के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। अब यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये कह रहे हैं आपसे कौन से गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था या जुड़े हुए थे। अब कौन थे इनमें से आपको बताना। जैसे जो आपके वरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस, बताइएगा इसमें कौन शामिल थे। देखिए बेटा, इसका आप देखोगे ये जो वरिंद्रनाथ घोष थे ये खासतौर पर इसमें शामिल नहीं थे। हालांकि आप देखोगे जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी कब? 1913 में। ये वही गदर पार्टी है बेटा जिसने भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता थी, जो राजनीतिक खाई थी, उसको पाटने का काम किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भारतीय क्रांतिकारियों ने इसकी स्थापना करी थी और अधिकांश सदस्य इसके सिख, किसान और सैनिक हुआ करते थे। ज़्यादातर शिक्षित हिंदू या मुसलमान हुआ करते थे। इसमें प्रमुख नेताओं में बाबा आप देखोगे गुरु मुख सिंह, करतार संगम, सरभाग सोहन सिंह भाकना, रहमान अली शाह, भाई परमानंद और मोहम्मद बरकतुल्ला और अन्य क्रांतिकारी इसमें शामिल हुआ करते थे। रास बिहारी बोस इसमें वास्तविक रूप से थे क्योंकि 1915 में आप देखोगे एक असफल क्रांतिकारी प्रयास के दौरान जतिन मुखर्जी, जिन्हें बागा जतिन के नाम से भी जाना गया, ने बालाशोर में पुलिस के साथ लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, अब्दुल रहीम, मौलाना ओबैदुल्ला सिंधी और चंपक रमन पिल्लई, सरदार सिंह, राणा मैडम कामा, कुछ अन्य ऐसे प्रमुख भारतीय गदर नेता इसमें प्रमुख रूप से भारत के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार भी कर रहे थे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये स्रोत आप देखोगे सतीश चंद्रा है, वहाँ से इन्होंने लिया है, विपिन चंद्रा से, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन से। तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले गलत थे, दूसरे गलत थे, तीसरा इसमें सही था, मतलब कि राइट आंसर क्या होना चाहिए था, जहाँ 3 है वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए क्रिप्स मिशन से, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक और बात बता दूं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें ठीक है जो आपसे करवानी है वो मैं आपको बताऊंगा।
क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या पूछा है? जो क्रिप्स मिशन है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। किसमें? प्रांतीय विधानसभाओं में। दूसरे में कह रहे हैं कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे और उसमें शामिल हो जाए, या फिर अलग से वो एक राष्ट्र बना ले, अपना स्वतंत्र प्रांत बना ले। तो ये बात सही है। देखिए बेटा, हुआ क्या था, अगर हम क्रिप्स मिशन की बात कर लें तो ये 22 मार्च 1942 को ये आया था। कब आया था? 22 मार्च 1942 को ये भारत आया था। स्टेट बोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में इस मिशन को भेजा गया था। खासतौर पर संवैधानिक प्रस्तावों के साथ इसको भेजा गया और इसका कई ऐसे मूलभूत सिद्धांतों के रूप में रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है बेटा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं को और साथ ही भारतीय रियासतों को नामित सदस्य होंगे, ऐसा नहीं था। क्योंकि प्रांत सभाओं से तो बेटा आप देखोगे क्या होते थे, उनका निर्वाचन हुआ करता था। ठीक है, उनका निर्वाचन हुआ करता था। तो पहला गलत है। दूसरा सही है एकदम। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था इसका? आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। कि क्या पूछा है आपसे? मूल ग्रंथ पूछ लिए गए बेटा, और ये पूछ रहे हैं कि कौन से जैन ग्रंथ हैं। ठीक है, ये पूछा गया है कौन से जैन ग्रंथ हैं। बताइएगा कौन कौन से इसमें जैन ग्रंथ आपको लगते हैं। बताओ बेटा कौन कौन से जैन ग्रंथ हैं। देखिए, अगर हम देखें पहला जिसको बोल रहे हैं कि आपके नेतृत्वकरण, ये जैन ग्रंथ है कि नहीं? नहीं बेटा, ये जैन ग्रंथ नहीं है। वहीं जो आपके परिशिष्टम पर्वन है ये भी है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम देखें जो अवनादर शक्ति, ये नहीं है। जो आपके त्रिशाशिष्ट लक्ष्मण महापुराण, ये इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा और चौथा इसके हैं, बाकी के नहीं हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि नेपटीकरण बौद्ध ग्रंथ है। पहला वाला क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है बेटा। ठीक है, नेपटीकरण। वहीं जो अवदानशक की अगर हम बात कर लें तो ये खास तौर पर आप देखोगे गौरवशाली कार्य जातक, जैसे बुद्ध की कहानियों से रिलेटेड इसको दिखाया गया है, तो ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ठीक है, बुद्ध की कहानी, जो जातक की कथाएं वगैरह। तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था? तो इसमें एलिमेंट मेथड भी आप लगा सकते थे। जहाँ 1 नंबर है उसको काट देते, जहाँ 3 नंबर है उसको काट देते, तो आंसर वैसे भी मिल जाता। चलिए, इंग्लिश वाले मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पोस्ट करके आसानी से राइट आंसर दो। ठीक है। इन द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1990 द फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल provincial government were divided into reserve and transferred subject. Which of the following were trades are reserve subject? Administration of justice, local self government and land revenue, police. Select the correct answer using the code given below. तो आपको मैंने आपको बताया कि लोकल जो सेल्फ आपकी गवर्नमेंट है ये इसमें नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए 2 को आप हटा दोगे तो राइट आंसर मिल जाएगा। वैसे ही मेडिवल आपसे पूछा गया, इन मेडिवल इंडिया द टर्म एंड फमन, ठीक है, ये पूछा गया। तो वीडियो को पोस्ट करके आसानी से पढ़ें इन क्वेश्चनों को। 53 का, उसके बाद 54 नंबर, पहले ऑप्शंस पढ़ लो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ लो पहले, फिर उसके बाद में ऑप्शंस। लेकिन इसमें आपको वीडियो को पोस्ट करना है और बता देना है ना। चलिए, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करें। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, देखो आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हमने ये चैनल जो स्टार्ट किया था बेटा, ये बीच में स्टार्ट किया था। अब हमसे चीज़ें थोड़ी थोड़ी होने में, जुड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अब क्या है कि अब संस्थान से कई बच्चे रेगुलरली जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपको बता दूं, अगर इस पर एक बच्चा भी रहेगा तो मैं उसको पढ़ाऊँगा। अगर एजुकेशन बायर फैमिली में एक बच्चा भी अगर पढ़ेगा तो मैं उसको पढ़ाऊँगा, और उसी से मैं रिजल्ट उठा कर भी आपको दिखाऊँगा।
IAS PCS उसको बना करके मैं मानूंगा। मैं आपको वो सारी चीज़ें बेटा बताऊंगा जो मैंने एक मोटी रकम दे करके, जिनका आपने नाम सुना है ना बड़ी बड़ी कोचिंगों का, मैंने बहुत अच्छे टीचर से, मैं आपको बता दूं, पर्सनली बता रहा हूँ, आप सोशोलॉजी पता नहीं कितने में पढ़ेंगे, मैंने सोशोलॉजी पूरे 40,000 रुपये में पढ़ा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैंने 40,000 का सोशोलॉजी पढ़ा है बेटा, ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो आपको मिल रहा है ना, 500 रुपये में IAS बनिए, 500 रुपये में करिए तैयारी, 100 रुपये में तैयारी करिए, तो देखो बेटा अगर 100 रुपये में आपसे कोई करवा रहा है ना, तो उससे बेटर कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो गुणवत्ता के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना डेप्थ में अगर पढ़ा रहा है। अगर मैंने वहाँ पर 40,000 रुपये दिए थे तो 13 महीने में मैंने ऑप्शनल पढ़ा था। समझ पा रहे हैं कि नहीं? SS पांडे सर से मैंने 13 महीने में, 13 से 14 महीने में, लगभग 1.5 साल में मैंने उनसे ऑप्शनल, 2 साल मुझे एसिस मिला, और आप देखोगे और बड़े डेप्थ में पढ़ा है कि नहीं? खैर वो सारा अलग का विषय है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखो, जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा, सिंपल सी बात है। आज भी उन कोचिंगों की फीस वही है, 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। आज भी उनकी कोचिंगों की फ़ीस वही है, और आज भी आपको दिखेगा कि कई ऐसी कोचिंगें हैं जिनकी फ़ीस मात्र 16,000, 20,000, 15,000 वो उसमें कवर करवा रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए देखिए, क्वेश्चन पे आइएगा। तो आपको मैं निःशुल्क और फ्री में कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें मिले, बट अगर आप सपोर्ट, देखो कई बार क्या होता है ना, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसी चीज़ें होंगी। मेरे को मोटिवेशन मिलना चाहिए, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, या फिर आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप अगर थैंक्स भेजेंगे या जो भी आपको लगता है कि सर आप मेहनत कर रहे हैं तो हमारी तरफ से ये बनता है, या वगैरह वगैरह, तो इससे मोटिवेशन मिलता है बेटा, ठीक है। आओ क्वेश्चन को देखो। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर भारतीय इतिहास के बारे में पूछा गया है, ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और किस रूप में जाने गए हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। बताइए, देखिए अब ये पेयर वाला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है आपका, आर्यदेव ये कह रहे हैं जैन विद्वान है। देखो बेटा, आर्य जो देव हैं, अगर हम देखें, आर्यदेव 3री शताब्दी में आपको मिले हैं और नागा अर्जुन के शिष्य हुआ करते थे। प्रारंभिक भारतीय मध्य दर्शन के रूप में इनको जाना गया है। और ये कौन थे? ये बौद्ध धर्म के मध्यमक स्कूल, जिसके अनुयायियों के रूप में इनको जाना गया है। तो ये किससे थे? महायान बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख स्कूलों में से एक था। कौन? ये आर्यदेव जो थे, जैन विद्वान नहीं थे बेटा, ये कौन थे? बौद्ध विद्वान थे, ठीक है। तो पहला गलत है। जो आपके दिगनाग थे ये बौद्ध विद्वान थे, और आपके नाथ मुनि जो थे बेटा, ये वैष्णव विद्वानों में से ही जाने जाते। तो इसमें जो पेयर हैं, कितने पेयर ठीक है, आपसे यही तो पूछा गया है। तो इसमें कितने पेयर हैं? आपके 2 पेयर ठीक हैं। देखो मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर ऐसे में मानना है आपको तुक्का ऐसे नहीं मानना होता है। मान लो अगर मानना है आपको रिस्क लेना है, आपको लेना है रिस्क, तुक्का वाला रिस्क होता है, ये ध्यान में रखना। आपको लेना है रिस्क, तो मैं आपको बता दूं, अगर पेयर वाला क्वेश्चन है और उसमें 3 स्टेटमेंट है, जैसे ये 3 स्टेटमेंट है, तो आंखें मीच के 2 लगा दो, मतलब कि इसमें 2 पेयर ठीक है, ये ऐसे करके। अगर 3 वाला है फिर भी उसमें 2 या फिर 3, उसमें पढ़ के लगाना है। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करना है तो थोड़ा पढ़ लो उसको, है ना, तो उसके बाद में लगाओ। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका 57 नंबर कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब ये भी भारतीय इतिहास पर आपसे पूछा गया। पहला क्वेश्चन है कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। देखो जब मंगोल का भारत पर आक्रमण हुआ तो उस समय जो शासनकाल हुआ करता था बेटा, वो आप देखोगे सुल्तान खासतौर पर शम्स उद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। ये कह रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी, बेटा ये तो खिलजी शासनकाल में हुआ, उससे पहले ही मंगोलों का आक्रमण हो चुका था इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में, समझ रहे, दिल्ली सल्तनत में। तो ये आपका गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर आप देखोगे घेरा डाल दिया था। तो ये बात सही है, यहाँ पर मंगोलों का आक्रमण हुआ और कई विशाल स्थायी सेनाओं की स्थापना हुई, और मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए सबसे बुरी समय पर हमला किया था। चित्तौड़ की घेरेबंदी करने में व्यस्त था। उसी समय मंगोलों ने हल्के सामान, ठीक है, के साथ में यात्री और तरंगी के माध्यम से लगभग 12,000 की सेना ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, और गवर्नर
और गवर्नर समय पर अपनी सेना दिल्ली नहीं भेज पाए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। तीसरा स्टेटमेंट आप देखो, जहाँ पर पहला उसको कट कर दो, है ना, आपको सारी चीज़ें और भी विजुअल हो जाए। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों ने अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। देखो बेटा, यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि अगला बड़ा जो मंगोल आक्रमण तब हुआ था जब खिलजी वंश की जगह तुगलक वंश ने ले ली थी। किसने ले ली थी? तुगलक वंश ने, जो आपको मिलता है 1327 में। कब मिलता है बेटा? 1327 में। और यहाँ पर तरसमानीन के नेतृत्व में चगाताई, ठीक है, मंगोलों ने इन्हें पिछले साल शांति वार्ता की और दिल्ली, मतलब कि इनका आक्रमण हुआ है, इन्होंने संधि की, शांति वार्ता भी की रही, फिर भी इन्होंने यहाँ पर आक्रमण नहीं किया और तनाव आप देखोगे मंगोलों के बीच विभाजनकारी रूप में मिला। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है बेटा, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है आपका 58 नंबर। बताइए, वीडियो को पॉज करके जूम कर देते हैं ताकि आपको और वीडियो क्वेश्चन पूर्ण रूप से अच्छे से दिख सके। देखिए क्वेश्चन क्या है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुल्हा दरान कहलाते थे? बताइए, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, यहाँ पर ये शब्द आपसे पूछा है कुल्हा दरान, तो कुल्हा दरान कहलाते थे ये सैयद। आपने पढ़े हैं कि नहीं? सैयद वगैरह वंश के बारे में पढ़ा है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो हाँ। सैयद लोगों को कुलीन मतलब कि टोपी कुल्हा पहनते थे और उन्हें कुल्हा दरान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बताइएगा, आपकी स्क्रीन पर है 59 नंबर क्वेश्चन। आप देखो लाइक नहीं करते हो वीडियो को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट कर दिया करो यार, देखो कुछ नहीं जाता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखो बेटा, आपसे 2-3 स्टेटमेंट करके पूछा है और ये क्या कह रहे हैं, यहीं से देखो थोड़ा सा की टर्मिनोलॉजी। जब भी आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो थोड़ा सा सावधानी बरतें तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। ये कह रहे हैं कि डच लोगों ने पूर्वी तट ये क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई ज़मीनों पर अपनी फैक्ट्रियाँ गोदाम स्थापित किए। अब मुझे थोड़ा सा बताओ, ये गजपति शासकों की बात कर रहे हैं और यहाँ पर डचों की बात कर रहे हैं। डच कब आए थे भारत में? बताओ, डच कब आए थे? पुर्तगालियों के बाद में आए थे, 16वीं शताब्दी के आसपास में आए थे। और जो गजपति शासक था बेटा, कब था? मुझे बताओ, गजपति जो शासक हुआ करता था ये कब था? 1414, 1435। मंत्री आप देखो कपिलवेंद्र, ठीक है, गद्दी सवाली थी, उड़ीसा में गजपति शासन की नींव रखी थी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो गजपति शासन हुआ करता था, कहाँ? उड़ीसा में। ये जो गजपति शासन हुआ करता था उड़ीसा में, ये 1414 से आप देखोगे 1435 में आपको मिलेगा बेटा। और ये जो डच भारत में आए थे, जरा इन डचों को देखो, तो डच जो आए थे बेटा, ये खास तौर पर 1602 में आए थे। समझ पा रहे कि नहीं? बोलो जरा। डचों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था वो 1602 में किया था और बात हो रही है 14, तो मतलब कि 200 साल की बात हो रही है, मतलब कि 200 साल का गैप है। तो देखो बेटा, अब जैसे 200 साल का गैप, आप थोड़ा सा तार्किक बनो, ठीक है। देखो, लकीर के फ़कीर मत बनो, थोड़े तार्किक बनो। आप सब क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे सकते और आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं है। आपसे केवल जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इतने क्वेश्चन का आंसर, यूपीएससी ऐसा कहता है। तो देखो, पहला गलत है बेटा। अब जैसे ही आपका पहला स्टेटमेंट गलत था तो राइट आंसर पे आप पहुंच जाओगे। देखो, बी राइट आंसर होगा। सही पूछा था। क्यों बी होगा? क्योंकि अल्फा शदोदेव जो अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तनत से गोवा को छीन लिया था। सही बात है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ले ली गई थी और ज़मीन को एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा आपका राइट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, आज ही मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में और भी कई सारी बुक्स वगैरह के बारे में।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया और पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है। पहला, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। मतलब कि कौटिल्य कहते हैं कि भारत में कोई व्यक्ति दास हो सकता था। क्या बात सही है? अरे बोलो हाँ, अरे कुछ तो बोलो। देखो, उत्तराधिकार उत्तर कुंजी के अनुसार इस कथन को गलत मान लिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस कथन को, जो पहला कथन है इसको गलत माना, लेकिन कौटिल्य ने यहाँ पर दास व्यवस्था की बात करी थी, वर्ग विभाजन की बात करी थी, ठीक है, तो ये सही होना चाहिए था। स्त्री दास अपने मालिक से संवर्ग, ठीक है, ससंगर से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, ये भी बात सही है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुआ पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। बिल्कुल, अब तो डीएनए भाई उसका, तो कैसे नहीं मिलेगा। तो देखो यूपीएससी ने क्या है ना, इसका पहला स्टेटमेंट गलत माना था, परंतु आप देखोगे इसमें तीनों बातें सही हैं। यूपीएससी ने पता नहीं क्यों ऐसा माना है, क्योंकि वहाँ पर न्यायिक दंड और परिणाम स्वरूप से कोई हाँ, कोई व्यक्ति दास हो सकता था। बिल्कुल सही बात है, दास हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर तीनों राइट आंसर आना चाहिए था, लेकिन यूपीएससी कहती है कि नहीं, पहला इसमें राइट नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग तो भाई बी है, अन्य किताबें तो भाई डी भी बताती हैं। तो खैर राइट आंसर हम बी मान के चलेंगे। इंग्लिश वाले बच्चों वीडियो को पोस्ट कर लो बेटा, राइट आंसर दो कमेंट्स करके। With reference to Indian history, who of the following we now as Kulha Dharan? With reference to Indian history, consider the following statement 1, 2, 3. Which of the statement above given above are correct? According to Kautilya, as Kautilya's Arthashastra, which of the following are correct? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अब मार्केट में है तो उसको थोड़ा सा जानिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 61 नंबर का, सॉरी 61 नंबर का क्वेश्चन है। 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए ये कह रहे हैं आपसे, आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा है कौन सा सही है। पहला, यूएसए फेडरल रिजर्व बैंक की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। देखो बेटा, होता क्या है, जब वहाँ पर जो फेडरल रिजर्व होगा तो उससे क्या होगा, मान लीजिए उसने सख्त मौद्रिक नीति अपनाई, फेडरल ने कहा कि हम ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। सख्त का मतलब क्या है, अभी मान लो वो 4% पर दे रहा है और कल को वो कहे 6% पर, 6% ब्याज पर बैंकों को देगा, तो होता क्या है, जितने एफडीआई होते हैं बेटा, जितने एफपीआई होते हैं बेटा, एफआई जिसको हम कहते हैं एफपीआई होते हैं बेटा, क्योंकि ये सामान्यतः माना जाता है कि अधिक सुख के लाभ का प्राणी है ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वैश्विक स्तर की जो विकासशील अर्थव्यवस्था है उनसे पैसा निकाल के अमेरिका के बॉन्ड बाजार में लगा देते हैं, अमेरिका में लगाते हैं, लोगों को उधार देते हैं कि अच्छा इतने पे मिल रहा है, फेडरल जो बैंक है वो इतने पर दे रहा है बैंकों को, और बैंक आपको दे रही है 10 पे, 12 पे, 13 पे, हम आपको देंगे इतने पे। तो ये होता है बिल्कुल, यहाँ से पूंजी का क्या होगा बेटा, पलायन होता है, इसमें कोई दोहरा ग्रह नहीं है, ठीक है। आपने बॉन्ड मार्केट भी पढ़ा होगा, शेयर बाजार भी आपने पढ़ा होगा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण, मतलब कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग ECV वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। हाँ बिल्कुल ये बढ़ा सकता है, क्यों नहीं बढ़ा सकता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, मतलब कि आप देखोगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। देखो जब घरेलू मुद्रा का आपका अवमूल्यन होगा, अवमूल्यन का मतलब होता है आपने अपनी जो मुद्रा है उसकी वैल्यू को कम कर लिया, लोकल करेंसी को किसके मुकाबले, जैसे मान लीजिए डॉलर है और डॉलर आप देखोगे रुपए की अगर हम बात कर लें, $1 बराबर कितना, मैं कहूँ आपका 87 रुपया, कितना 87 रुपया। तो हमने क्या किया, मान लीजिए इसको और अवमूल्यन कर लिया, $1 बराबर, मान लो हम ले गए $1 बराबर इसको 100 रुपया, मानो 100 रुपया। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो आपकी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग होती है बेटा, जिसको हम ECV कहते हैं, ठीक है,
तो उससे संबंधित मुद्रा के जोखिम को क्या है, घटाता है। घटाता नहीं है बेटा, ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला दूसरा इसमें राइट हो जाना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? बताइए, इसमें एलिमेंट मेथड लगाओ, कुछ तो सोचोगे तब तो आंसर निकालोगे बेटा, है ना। तो देखो सोचना बहुत ज़रूरी है और तभी आपका आंसर निकलेगा। तो देखो कई बच्चों ने क्या किया था इस पेपर में, मेरे को एग्जिट बिल्कुल एकदम करेक्ट पता है, कई बच्चों ने आंध्र प्रदेश, केरल और त्रिपुरा को खट लगा लिया क्योंकि चाय उत्पादन की बात करी है। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए हिमाचल प्रदेश कि सर हिमाचल प्रदेश में चाय कहाँ से होती है, हमने तो चाय असम में पढ़ी है, साउथ इंडिया में पढ़ी है, और ये हिमाचल प्रदेश में भी क्या चाय होती है? जी हाँ बेटा, हिमाचल प्रदेश के भी कई ऐसे भाग हैं, खासतौर पर आप देखोगे वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत चाय बोर्ड के अनुसार असम, बंगाल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और केरल, कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जिनमें आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में इनको जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले, जिसको अरकू घाटी, भारत में चाय का उत्पादन राज्यों में से एक है, और इस प्रकार सभी चारों आप देखोगे चाय उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या आ जाना चाहिए था? डी राइट आंसर आ जाना चाहिए था, सभी चारों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ इसके द्वारा होती हैं किसी और के? जी नहीं बेटा, इसको खासतौर पर जो क्रेडिट रेटिंग आपकी एजेंसी कंपनियां होती हैं बेटा, ये रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं बल्कि सेबी के द्वारा होती हैं। तो पहला गलत हो गया। अब देखो जैसे ही पहला गलत हो गया तो आप आंसर की तरफ बढ़ सकते थे। सही आपसे पूछा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ICRA नाम से जानी जाने वाली आप देखोगे क्षमता निर्धारित एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बिल्कुल। ये ब्रिकवर्क्स रेटिंग एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। तो यहाँ पर बेटा दूसरा और तीसरा आपका सही है, राइट आंसर बी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बैंक बोर्ड ब्यूरो क्यों पूछा? क्योंकि अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। कमेंट्स में बताइएगा इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया है, बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम। देखो बैंक बोर्ड बीबी के संदर्भ में आपसे पूछा गया। पहला कथन है कि RBI का गवर्नर बीबी का चेयरमैन होता है। देखो बेटा ये पहला ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों? पूछो क्यों गलत है? अरे बोलो क्यों? क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो केंद्र सरकार के एक स्वायत्त निकाय के रूप में जाना जाता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिष्ठित पेशेवरों और अधिकारियों से संयुक्त एक सलाहकार प्राधिकरण होता है, और यहाँ पर इसके अध्यक्ष होते हैं और 3 पदेन सदस्य होते हैं, यानी सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव और वित्त विभाग के सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और 5 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 निजी क्षेत्र में होते हैं। अध्यक्ष का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। RBI का गवर्नर इसका प्रमुख नहीं होता है। तो ये ध्यान में आया, पहला ही गलत है। अब देखो जैसे आपने कट किया होगा बेटा पहला, ये 22 के पेपर में एक बड़ी सहूलियत ये थी, अगर आपने थोड़ा भी माइंड लगा लिया तो आप आंसर निकाल ले जाओगे। तो एक जहाँ जहाँ उसको कट कर दो, फिर बाकी का पढ़ना ही नहीं था, आंसर आ जाता। BBB सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करना। BBB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। ये बात सही है बेटा, ठीक है, इसका काम ये है। अभी क्या है, इसका नाम चेंज किया गया है, ठीक है, अभी क्या है, BBB का नाम भी चेंज किया गया है। तो बताइएगा क्या नाम चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए, पूछा गया है आपसे परिवर्तनीय बॉन्ड के बारे में आपसे पूछा गया। परिवर्तनीय बॉन्ड, अभी देखो सोरेन जो बॉन्ड है बेटा उसको बंद कर दिया है, 2000 डिसकंटिन्यूट कर दिया है सरकार ने, ठीक है, 2025, ठीक है। देखिए परिवर्तन बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा है, बॉन्ड यील्ड को लेकर के। चूँकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से आप देखोगे संलग्नता मतलब कि इंडेक्सेशन की मात्रता प्रदान करता है। तो दोनों बातें सही हैं बिल्कुल। बॉन्ड आपने देखा होगा, परिवर्तन बॉन्ड, बॉन्ड क्या है बेटा,
एक किसी कंपनी के द्वारा धन जुटाने के लिए मार्केट में, ठीक है, इसको लाया जाता है ताकि वो धन जुटा सके। तो इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें। सिक्सटी 64 नंबर का क्वेश्चन, ये सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड अवेन्यू, तो ये है विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बॉन्ड्स के ऊपर है जो आपके कन्वर्टेबल होता है, मतलब कि उसको परिवर्तनीय के बारे में, इसमें भी सही बताना। चलिए देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है बेटा, ये 2018 में भी इसका क्वेश्चन आया है इसके रेफरेंस को लेकर के। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, मतलब कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, प्रक्षेपीय जो प्रक्षेपात्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, संघाई सहयोग, मतलब कि आप देखोगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पूछा गया आपसे कि उपयुक्त में से भारत किनका या किसका सदस्य, मतलब कि जो भारत है वो इनमें से दिए गए में से किस किस का सदस्य है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। एससीओ का सदस्य है तो आप कहोगे हाँ। अब देखो एलिमेंट मेथड से हम चलेंगे, एससीओ का सदस्य है ना, तो आंसर आपका एक ये तो होगा नहीं क्योंकि 3 नहीं है। एशियाई अवसंरचना जो आपकी निवेश बैंक है उसका सदस्य है, हाँ बिल्कुल भारत उसका सदस्य है। देखो 1-3 कहाँ पर है, तो देखो बेटा अगर आप देखें तो जो आपका दूसरा सीबी है तो ये सीबी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो सीबी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ से एलिमेंट मेथड लगा तो ये तो आंसर नहीं होगा। 1 और 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो डी आंसर होगा। दूसरा भी बेटा इसका सही है कि जो आपके प्रक्षेपात्र प्रौद्योगिकी या नियंत्रण व्यवस्था जो है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल जो रिजीम है बेटा, भारत इसका भी क्या है, आप देखोगे सदस्य है। तो 1 2 3 राइट आंसर क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 67 कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट है। हाल ही के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। हाँ, ये बात देखने के लिए बहुत ज़ोर शोरों से मिली कि वियतनाम ने जो तरक्की की एशिया में, साउथ एशिया में, उससे तीव्र गति से कोई ऐसा देखने के लिए आपको सामान्यतः नहीं मिला। तो पहला एकदम सही है। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली द्वारा होता है, मतलब कि इसका जो नेतृत्व होता है बेटा क्या बहुदलीय प्रणाली के द्वारा होता है, तो ये गलत है। ठीक है, बहुदलीय नहीं है, एक दलीय है। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान से जुड़ा है। जी हाँ, लंबे समय में वियतनाम में निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित भी किया है। और वियतनाम, ये चले जाओ, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, ये वो देश हैं एक तरीके से हब हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के वगैरह, मशास, है ना। आप ज़्यादातर लोग क्यों जाते हैं यहाँ पर इन क्षेत्रों में, थाईलैंड हुआ, लाओस हुआ, वियतनाम हुआ, ये क्षेत्र जो हैं इन पर टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा है ये बेटा। हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, सर्वाधिक ये तो नहीं है, ऐसा तो कदापि नहीं है। इसमें जापान का भी रैंक नाम आता है। ठीक है, तो आप देखोगे वियतनाम के पास हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादक ई सेवा क्षेत्र है, लेकिन इसे पूरे हिंद प्रशांत महासागर में सबसे अधिक उत्पादक ई क्षेत्र सेवा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है ना कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा, नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो 4-5 नंबर गलत है बेटा, यहाँ पर 1 3 4 है। ठीक है, दूसरा गलत था। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के बारे में। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर आपसे पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी समय से आपसे आंसर नहीं पूछा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? बताओ कौन है बेटा। बहुत इजी है, इससे जी कुछ होगा ही नहीं। इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को कौन नियंत्रित करता है ये आपको पता है। ठीक है, तो कमेंट्स करो पता है तो। इसमें कुछ नहीं है बेटा, उपभोक्ता मामलों का विभाग कदापि नहीं करेगा, अब ये भी नहीं करेगा, बाकी का आप जानो, है ना। तो आप बताओ इसका राइट आंसर 68 का। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या।
क्वेश्चन है आपका नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन्स मतलब कि NFT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये करंट अफेयर से आया गया क्वेश्चन है बेटा। ये किससे है? करंट अफेयर से आया एक ये क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, पहला, वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण मतलब कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाता है। बिल्कुल, ये आप देखोगे डिजिटल जो आपकी रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाने का काम करता है, भौतिक परिसंपत्तियों का एक डिजिटल स्वरूप। दूसरे में कह रहे हैं कि वे अनियन क्रिप्टोग्राफी टोकेन्स या है और जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान होता है, ये भी सही है। उनका आप देखोगे तुल्य पर व्यापार या फिर विनिमय किया जा सकता है और इसीलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी बात सही है। तो तीनों यहाँ पर करेक्ट है, मतलब कि क्या आंसर आना चाहिए था? डी इसका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये युग्म पर पूछा क्वेश्चन है, 76 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर जलाशय हैं और यहाँ पर राज्य हैं। जैसे आपसे पूछे गांधी सागर, बताओ कहाँ पे पड़ता है? गांधी सागर, कुछ तो बोलो बाबा, अरे बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो, अगर हम देखें सबसे पहले घाट प्रभा, ये कह रहे हैं तेलंगाना, नहीं बेटा, ये जो घाट प्रभा है ये घाट प्रभा जलाशय है और ये तेलंगाना में न होकर के कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में है ना, तो पहला गलत है। गांधी सागर कहाँ मिलेगा आपको? ये मध्य प्रदेश में मिलता है, इसमें कोई दुराग्रह है ही नहीं। ठीक है, इसको ढक्ष मेल ये खाता है और गांधी सागर भारत की चंबल नदी पर, ठीक है, बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है और मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में अवस्थित है। चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है ये। ठीक है, तो ये सही है। इंदिरा जो सागर है बेटा, ये आंध्र प्रदेश में आपको मिलता है, बहुउद्देश्य परियोजना जो आपकी है नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के खंडाबा जिले में अवस्थित है आपको, तो ये गलत है, सॉरी। ये जो इंदिरा सागर है ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये भी मध्य प्रदेश में, खंडाबा जिला। मेथेन, अगर हम देखें मेथोन के बारे में, तो मेथोन जो है बेटा आपका, ये आपका मेथोन झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में। पूछा कितने नहीं है ना, तो देखो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत, चौथा, तो 3 है बेटा। 3 इसमें सही सुमेलित नहीं। अब देखो 4 में आपने 3 कहा तो मैंने कहा सही हो जाता है। चलिए वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दो इंग्लिश मीडियम। फटाफट दो बेटा, टाइम बहुत कम है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। समथिंग 1 घंटे की क्लास हो भी गई है और मेरी कोशिश थी कि 1 से सवा घंटे में आपको सारा ये करवा दूं, लेकिन मेरे को लगता है जितना हो सके बता दूं। आइए क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे इस क्वेश्चन पे। कुछ ऐसे जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिसमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, आप देखोगे समापनों, छटनी और काम मंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? कौन करता है बेटा? इसका काम होता है श्रम ब्यूरो। आपने CPI पढ़ा होगा, CPI के फैक्टर आपने पढ़े होंगे, एग्रीकल्चर CPI, इंडस्ट्रियल लेबर CPI, और आप देखोगे इस तरीके से कंबाइंड CPI। तो यहाँ पर आप देखोगे श्रम ब्यूरो इसमें ये काम करता है। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे बेटा, भारत में कोयला नियंत्रण संगठन कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन CCO की भूमिका क्या है? जैसे पहला, अब देखिए पहला स्टेटमेंट है कि CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। दूसरे में कह रहे हैं यह वृद्ध कोयला या लिग्नाइट खंड के विकास के लिए प्रगति मतलब की का एक मॉनिटरिंग करता है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी संपत्ति मतलब कि आपत्ति का अनुसरण करता है। अनुसरण करता है मतलब कि अगर हम देखें यहाँ पर 72 नंबर का है ना, 1 सेकेंड रुकिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला एकदम सही है बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियाँ विहित समय में अंतिम उपभोक्ता को कोयला वितरण करें। नहीं बेटा, ये जो देखो जो खनन कंपनियां हैं ये इसको वितरण नहीं करती हैं। अगर हम लाइट का देखें, लाइट उत्पादन कोई और कर रहा है, उसको लाइन के माध्यम से पहुंचा कोई और रहा है और वहाँ से टैक्स मतलब कि जो उसका बिल है वो वसूल कोई और रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो खनन कर रही हैं कंपनियाँ वो नहीं करती हैं, वो बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ होती हैं जो इसको पहुँचाती हैं। तो चौथा गलत है।
बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है, जहाँ 4 नंबर है उसको कट करोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, 5वीं अनुसूची पता है, ATM2 को छोड़ के, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़ करके सभी भारत के अन्य राज्यों में क्या होगा, इसमें 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र को लाया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंब करता है? पहले में कह रहे हैं कि इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें और गैर जनजातीय लोगों की आंतरित करने पर रोक लगेगी। बिल्कुल लगेगी। इससे उन क्षेत्रों में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सर्जन होगा। इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। ये तो गलत है। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। देखो ये भी नहीं है कि अगर आपके पास में ये सब है तो आपको उच्च कोटि का स्टेट कहा जाने लग जाए, है ना। तो ये तो कहीं तक भी उचित नहीं है। तो यहाँ पर पहला सही है कि इससे जनजातीय लोगों की ज़मीन गैर जनजातीय लोगों को आंतरित करने पर रोक लगी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन। कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है। पहला, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वित्त पोषित होता है। बेटा देखो ये कह रहे हैं वित्त पोषित, नहीं बेटा, इसको वित्त पोषित नहीं होता है जो स्वच्छ प्रबंधन को लेकर के धारणीय विकास, नहीं बेटा, ये वित्त पोषित नहीं करवाता। दूसरे में कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के नवप्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। अब देखो शहरीकरण की बात की रही है, नगरीकरण की बात कर रहा है, तो वहीं पर तो काम करेगा, है ना, तो वहीं पर तो काम करेगा। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे दूसरा भी गलत है बेटा। ठीक है, दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी अगर हम देखें राष्ट्रीय जो आपका ये चुनौतियों का समाधान और प्रबंधन, देखो यहाँ पर क्या है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शहरी कार्य मंत्रालय के शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय नगर कार्यालय संस्थान भारत सरकार आवास, नहीं बेटा, इसका नहीं, बल्कि क्या है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्री, या आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला दूसरा दोनों गलत है बेटा, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था, सही आपसे पूछा गया है, तो आपको होगा डी। नेक्स्ट, ये इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इस बार भी चर्चाओं में रहा है ये बेटा, सर्वे वगैरह कि कौन कराता है अंडर वाटर जो आपका है, और सरफेस का जो पानी है उसको लेकर के क्या है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था, तो बताओ कौन था। ये केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जो है बेटा, यही इसको लाया गया था। सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 सब क्लोज 3 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 76। संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति मतलब कि यूनाइटेड नेशन क्रेडिटेल्स कमेटी के संदर्भ में आपसे पूछा है। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र UN सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके परिवेश के अधीन काम करती है। क्या ये बात सही है, बताओ क्या ये बात सही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा है कि पारंपरिक रूप से प्रति 10 वर्ष आप देखोगे प्रति वर्ष मार्च, जून और सितंबर की इसकी बैठक होगी, मतलब कि क्या सही है? ये भी गलत है। तीसरे स्टेटमेंट में आपसे कह रहे हैं यह महासभा को अनुमोदित हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी UN सदस्यों के प्रत्यागों का आकलन करती है। जी हाँ, ये बात सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा गलत है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही पूछा। चलिए नेक्स्ट।
इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दो। सेवेंटी 74 नंबर का क्वेश्चन, 75, 76 नंबर क्वेश्चन, देन ऑप्शंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा बेटा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा। तो देखिए क्या है, ये ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है जिसको ध्रुवीय कोड कहा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ इसमें जानना नहीं है। 2 क्वेश्चन आगे थे बेटा महासभा से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में पूछा है पहला, यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों के पर्यवेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। बिल्कुल क्यों नहीं करेगी साहब, बिल्कुल करेगी, ठीक है, इसमें कोई दुराग्रह थोड़ा ही नहीं है, बिल्कुल करेगी। अंतर सरकारी संगठन मतलब कि यूएन महासभा में पर्यवेक्षण स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। यूएन महासभा में स्थायी प्रशिक्षण मतलब कि यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं, ये भी बात सही है। तीनों एकदम सही है यहाँ पे, मतलब कि डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चाय पर पूछा था, यहाँ चाय बोर्ड पर फिर पूछ लिया है। इसी में चाय बोर्ड के बारे में पूछा है और इस बार मखाना बोर्ड बना है बेटा। क्या बना है? मखाना बोर्ड बना है, कहाँ पर? बिहार में, प्यारो म्हारो बिहार, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो, चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। देखो बेटा है, अगर आप देखें चाय बोर्ड के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप बड़े अच्छे से इस बात की चर्चा कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है, क्योंकि भारतीय चाय बोर्ड जो है चाय अधिनियम 1953 के तहत इसको वैधानिक निकाय के तहत बनाया गया था, तो ये बात सही है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के, देखो नहीं, इस किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम नहीं करता बेटा, ये अगर आप देखोगे तो वाणिज्यिक मंत्रालय के अधीन है। किसके? जो आपका वाणिज्यिक मंत्रालय बेटा उसके अधीन है, तो दूसरा गलत है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यपालक बेंगलुरु में अवस्थित है। हाँ ये बात सही है, क्योंकि इसका जो स्थान बनाया गया है ये बेंगलुरु में नहीं है, सॉरी कॉफ़ी का है वहाँ पे, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, बेंगलुरु में है कॉफ़ी का, और इसका है बेटा कहाँ पर? कोलकाता, ठीक है। तो चाय बोर्ड के प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित नहीं, कोलकाता में, क्योंकि असम में होती है। ये कह रहे हैं इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। क्या ये बात सही है? जी हाँ, मॉस्को, दुबई, हैम्बर्ग, लंदन, न्यूयॉर्क आदि ऐसे कई बड़े देशों में आप देखोगे इसके कारखाने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो 1-4 आपसे पूछा था, डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन वॉशिंग शब्द है? देखो ग्रीन वॉशिंग क्या शब्द है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आप अपने एक एक्स प्रोडक्ट को कह रहे हैं कि ये क्या है, ग्रीन फ्रेंडली है, तो और इसको मार्केट में भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, इन्वेस्टर को और आपके जो भी कंज्यूमर हैं उनको, और आप अपने लोकल प्रोडक्ट को ऐसे बना करके जो ई फ्रेंडली नहीं है बेच रहे हैं, तो उसको लेकर के यही है। मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी के अनुकूल मतलब कि इको फ्रेंडली और पर्यावरण से उपयुक्त हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का आप पढ़ सकते हैं, बकवास लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड? विद रिफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट से बेटा पढ़ो, वीडियो को पोस्ट करके आसानी से आंसर दो। बस आपको क्या है, वीडियो को रोक लेना है और बस पढ़ के आंसर देंगे, छुट्टी। विद रेफरेंस टू द टी एंड वुड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बताओ इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग? तो क्या है,
कन्विंसिंग ए फेशियल impression that a company as product are eco friendly and environmental sound। ठीक है, ये एक फ्रॉड होता है इसमें, ऐसे मान लो। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। उच्च मेघ मतलब कि मुख्य रूप से सौर विकिरण को परिवर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। क्या ये बात सही है? बताओ। जो मेघ होते हैं ये क्या बात सही है बेटा? बोलो, अरे बोलो, कुछ तो बोलो भाई। नहीं, तो ये क्या करते हैं, बल्कि आप देखोगे उच्च मेघ मुख्य रूप से सौर विकिरणों को परिवर्तित करके पृष्ठ को ठंडा करते हैं। नहीं बेटा, ये गलत है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों के निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापमान भ्रमित होता है। नहीं बेटा, ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। सही पूछा था आपसे, तो दोनों ही गलत हैं। और दूसरा स्टेटमेंट पुनः पढ़ो कि भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषित होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी गलत हैं। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट, कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। उत्तर पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक वृद्ध शरणार्थी बस्ती है। कौन सी बेटा? बीड़ी बीड़ी। दूसरे में कह रहे हैं कि दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए गए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। कहाँ पर? बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। अब देखो, ये एक नया क्षेत्र है बेटा जो चर्चाओं में रहा था, है ना? कहाँ रहा था? ये चर्चाओं में रहा था। तो देखो, पहला गलत है, ये केन्या में नहीं है, तो इसको गलत है। दूसरा एकदम सही है। ठीक है, दूसरा एकदम सही है। तीसरे में कह रहे हैं कि सोमालिया में के गृह युद्ध में पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के दबाव वाली जो शरणार्थी वाली क्षेत्र में संकुचित हैं। तो ये बात सही है। तो देखो, पहला गलत है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर में रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम, मतलब कि पेपर में तो करते हैं, यहाँ पर कोई डिस्कस इसका नहीं निकलता है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से तुर्की राज्यों के संगठन का सदस्य है? तुर्की राज्यों का कौन कौन से बताओ बेटा? तुर्की राज्यों के संगठन का कौन कौन से हैं? चलिए देखिए कौन कौन से। तो एक आ जाएगा सबसे पहले, अगर हम देखें तो ये आर्मेनिया नहीं है, अजरबैजान है बेटा बिल्कुल, और क्रोएशिया नहीं है, सोमालिया नहीं है, उज्बेकिस्तान है। तो ये तुर्की राज्यों के जो संगठन रहे हैं, चाहे अजरबैजान हो, उज्बेकिस्तान हो, ये इसमें आते हैं, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तुर्की क्या है? ये तुर्की एक संगठन है बेटा, तुर्की भाषा के सहयोग से, ठीक है, ये बोली जाती है, तो इसके लिए इसको लाया गया। 2009 में इसकी स्थापना हुई, अंतर सरकारी संगठन है। इसके 4 संस्थापक सदस्य अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्की ने। अक्टूबर 2019 में बाकू में आयोजित 7वें संस्करण सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौरासी नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, गुजरात में भारत का विशालतम सोलर पार्क है। कहाँ पर बना हुआ है बेटा? ये कहाँ पे बना है बताओ? गुजरात में बना है क्या? नहीं बेटा। केरल में पूर्णतः रूप से शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये बात एकदम सही है, ये हवाई अड्डा है। गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टेज परियोजना। नहीं बेटा, विशालतम कुछ ऐसे शब्द, तो यहाँ पर देखो पहला गलत है, तीसरा भी गलत है, तो राइट आंसर बी है। 85 नंबर के क्वेश्चन में क्या करें, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसंध, मतलब कि यूनाइटेड नेशन, इसको अंक्लोज कहा जाता है। पहले में कह रहे हैं कि किसी तटीय राज्य को अपनी प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से समेत 12 किलोमीटर, मतलब कि 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? 85 नंबर बोलो बेटा, 85 नंबर क्या आपका सही है? तो आप कहोगे जी हाँ, 85 नंबर का ये पहला सही है। सभी राज्यों के चाहे वे तटीय क्षेत्र हों या भूमध्य भाग हों, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक के यात्रा करने का अधिकार होता है। तो ये भी बात सही है। उसके पश्चात आता है तीसरा, अन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से
200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहाँ से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। तो बताओ। तो ये भी सही है, मतलब कि तीनों बातें सही हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे इंग्लिश मीडियम के बच्चों, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर एंड कज़न जो भी आप लगते हैं, चलिए 82 नंबर, 83, 84 नंबर, वीडियो को पोस्ट करके देना आंसर, आराम से पढ़ के दो। एटी नंबर, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शिंकाकू द्वीप विवाद क्यों है? देखो बेटा, ये शिंकाकू जो द्वीप है ये चाइना और जापान, ये दोनों के बीच में अवस्थित है, जो आपका ईस्ट चाओना सी है। आमतौर पर यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास के किसी क्षेत्र में निर्मित है। चीन और जापान के बीच में पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों की एक श्रृंखला समुद्री विवाद का कारण बनी हुई है। तो यही बात है बेटा जिसको शिंकाकू खासतौर पर द्वीप के रूप में जाना जाता है। क्या यही है क्वेश्चन? देख लेते हैं बेटा 86 नंबर। हाँ, तो यही है, ये बात एकदम सही है कि चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद आप देखोगे होता रहता है। तो ये चर्चाओं में भी था, करंट अफेयर में मैंने भी इस पर जब मैपिंग की क्लास करवाई है वहाँ पर भी इसको करवा दिया है। देश दे के रखे हैं और समाचारों में रहें। उस बेटा देखो, अगर आपने मैपिंग की वो क्लास नहीं देखी है तो देख लो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो। वहाँ से आपके गारंटी के साथ 2 से 3 क्वेश्चन अगर बनते हैं यूपीएससी में, 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं अब तो मैपिंग के, तो उसमें से आप 3 क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे, 5 में से 3 ले जाओगे उसी क्लास को करने के पश्चात। ये कर रहे हैं चार्ट। चीन द्वारा आप देखोगे स्थायी सैन्य वेश स्थापना, गिनी सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन, जो आपका लेबनान है गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी, ट्यूनीशिया राष्ट्रपति द्वारा संसद के निलंबन। बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या है? सतासी का राइट आंसर देना। देखो पहले की बात कर रहे हैं कि चार्ट, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, पहला ही गलत है। चार्ट ये चीन द्वारा स्थायी सैन्य वेश स्थापना के लिए नहीं बल्कि अमेरिका सरकारियों के अनुसार वर्गीकृत किया गया और अमेरिका की खुफिया एजेंसी, ये मध्य अफ्रीका के इक्वेटोरियल गिनी में अपनी पहली स्थायी सैन्य उपस्थिति की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला इसमें गलत है, पहला गलत है। दूसरा एकदम सही है बेटा, तीसरा भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। उसके साथ साथ अगर हम देखिए 4 नंबर भी आपका सही है। तो 3 इसमें ऐसे हैं जो एकदम सही। तो राइट आंसर क्या हो जाने का? सी। नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर तो दो जरा। यहाँ पर है अक्सर समाचारों में उल्लिखित है देश है, जैसे अनातोलिया का पठार तुर्की में है क्या, हमारा इथोपिया, काबो डेलांगो स्पेन, कतालोनिया, बताओ बेटा कहाँ पर है, इटली वगैरह वगैरह, बताओ ज़रा सोचो और आंसर दो बेटा। देखिए इसमें अगर पहले की बात कर लें तो ये अनातोलिया जो है ये एशिया माइनर भी इसको कहा जाता है, तुर्की एशियाई के हिस्से में ये रहता है, तो ये बात सही है। वहीं अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो क्षेत्राधिकार इथोपिया के क्षेत्र में रहा है, तो ये भी सही है। ठीक है, कहाँ? इथोपिया, यही है ना? हाँ, इथोपिया। वहीं अगर हम तीसरे स्टेटमेंट को देखें, ये कह रहे हैं बाबो डेलगाडो स्पेन, नहीं बेटा ये गलत है, क्योंकि बाबो डेलगाडो जो है ये ख़ासतौर पर मोजाम्बिक में है, स्पेन में नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है आपका। कातालोनिया जो कहाँ पर पड़ता है, कातालोनिया, तो ये भी गलत है आपका, इटली में नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्पेन के उत्तर पूर्व में आपको मिलता है, तो ये भी गलत है। 2 सही है, मतलब कि बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पर क्वेश्चन आपसे पूछा है बेटा। वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विविधियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति। देखो बेटा,
ये जो होती है जितने भी आपके ऐसे ठीक है क्षेत्र हैं, स्थल हैं, तो जो वन्य जीव जंतु होते हैं वो एकमात्र सरकार की क्या है, संपत्ति के रूप में उनको माना जाता है। इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है, क्योंकि वो उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। दूसरा है कि जब किसी वन्य जीव की संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार होता है, ये भी सही है। किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका पर उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का कार्य है। बताओ बेटा, क्या ऐसे ही आप कर सकते हैं कि उठे, अच्छा गलत कर दिया, चलो इसको मार दो? ऐसा नहीं है। जब तक कि जो आपका बोर्ड मेंबर होता है उसकी सलाह नहीं लोगे तब तक आप इसको टस से मच नहीं करोगे। तो यहाँ पर दो सही है बेटा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ। बोलो बोलो बोलो। देखिए ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक जीव की प्रमुख प्रजातियां कवकों के खासतौर पर कृषकों के रूप में पाई जाती है? तो बेटा ये जो आपकी चींटी होती है ये इसी में से आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इसका ये जो क्वेश्चन है आप इसको जल्दी से लगा लें वीडियो को, ठीक है। आप इसका आंसर दें। 91 का मैं बोल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा फास्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? बी। कैसे हो जाएगा? देखो पहला जो है आपका ये सही है कि धौली में जो ओडिशा में ये देखने के लिए मिलता है, ओडिशा में ही है ये शिलालेख। वहीं अगर हम दूसरे की बात कर लें तो एर्तनगुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में, ये जो गढ़ है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, कालसी जो है कर्नाटक में नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये ओडिशा में जो आपका है, और ये जो कालसी है बेटा ये आपका झारखंड में। तो दो सही है इसमें। कितने सही हैं? दो सही हैं, बी हो जाएगा। उसके बाद 92 का अगर हम देखें, राजवंश पूछा गया आपसे, ठीक है, ये भी सीक्वेंस में है। तो अगर हम पहले की बात कर लें, इसमें पहला जो है ये जो आपके नन्नूक हैं ये चंदेल के राजा हुआ करते थे, ये सही है। वहीं अगर हम देखें जयशक्ति जो है ये परमार थे, नहीं बेटा ये गलत है, ठीक है। वहीं तीसरा देखें तो नागभट्ट द्वितीय थे, ये गुजर प्रतिहार थे, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत है। बहुत जो थे बेटा ये मिहिर हुआ करते थे, ना कि राष्ट्रकूट थे। तो एक इसमें दो सही हैं, ठीक है, 92 में। नेक्स्ट इसका राइट आंसर आप देंगे, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये कविताओं का भौतिक संस्कृति के संदर्भ में था। बताओ बेटा कौन सा सही है इसमें? बहुत ईजी है ये, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। नेक्स्ट योग वशिष्ठ जो आपका निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था, किसने किया था? ये इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो ये कविता आपसे पूछ ली गई है ना। बताओ इसका राइट आंसर। तो ये था अकबर, ठीक है, ये अकबर ने किया था। नेक्स्ट हाल ही में हैदराबाद के प्रधानमंत्री ने अभी देखो रामानुजा, अभी इन पर जो था ये पूछा गया था कि सबसे दूसरी ऊंची इनकी मूर्ति लगाई गई है, ठीक है, इनकी जो शिक्षाएं थी उस पर ये क्वेश्चन है। बताओ क्या है इसका राइट आंसर? मोक्ष सबसे अच्छा साधन इन्होंने भक्ति को बताया, तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 96 का बताओ बेटा। प्रधानमंत्री ने क्या किया है? बेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में पूछा है। सोमनाथ मंदिर एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से, ठीक है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया, ये भी ठीक है। सोमनाथ मंदिर के जो प्रतिष्ठा प्रज्ञान आज के मंदिर के स्थापना में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो एक बेटा यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, अगर आप इसको ही देखें तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, है ना। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इतिहास के बाद स्रोतों में 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम जब आक्रमणों के द्वारा हुए थे अभद्रताएं बताई गई थी और मंदिर का पुनर्निर्माण हर बार लोगों की पुनर्भावनाओं के साथ में किया गया।
आधुनिक मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से तैयार किया गया था। तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 मई 1951 को थे। ठीक है, मौजूदा मंदिर की प्रतिष्ठा रखी गई थी, ना कि राधा कृष्ण ने। तो तीसरा गलत है बेटा, तो पहला दूसरा सही है, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए 97 नंबर का। ये पूछा गया है आपसे कि कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो बताओ बेटा क्या है ये, बताओ जरा, देखो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, बहुत इजी है। वे शरीर को पर्यावरण नहीं, पर्यावरण की बात नहीं करता है इसमें। वे शरीर के दर्द और सूजन के नहीं, ना दर्द और सूजन की बात करता है। वे शरीर में प्रतिरक्षा, आप देखोगे निरोधों की तरह काम करती हैं। वे शरीर को रोगजनकों से होने वाले रोगों से बचाती नहीं, ये प्रतिरक्षा के रूप में काम करती हैं। बी सेल मैसेज देता है टी सेल को और वो एंटीबॉडी बनाता है। वो आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है, इसमें कोई दुराग्रह है ही नहीं। 1 सेकेंड। वे शरीर को रोगजनकों के कारण होने वाली बीमारियों से बचाता है। वे शरीर में इम्यूनाइजेशन प्रेसिडेंट का रूप कार्य करता नहीं बेटा, प्रतिरक्षा। रुको 1 सेकेंड। तो ये ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, इसका डी सही है। वे शरीर के जो रोगजन को होते हैं, रोग जो होते हैं, उनसे होने वाले रोगों से बचाती है, उनको मार किल कर देती है, ठीक है, एंटीबॉडी बनाती है। 98 नंबर का है आपसे क्वेश्चन, बताइएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, बताओ। ये कह रहे हैं मनुष्य द्वारा बनाए गए नैनो कणों के अलावा प्रकृति में नैनो कण मौजूद नहीं है। देखो बड़ा ही अच्छा है, पहले ही गलत है, ऐसा कैसे है? प्रकृति के द्वारा भी तो नैनो कण इसमें घूम रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हमारे नैनो कणों से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये तो गलत है। अब जहाँ एक है उसको कट करो पहले, ए आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब देखो आंसर 3 तो पक्का है, 2 आप डिसाइड कर देगा। सही पूछा आपसे, कुछ धात्विक ऑक्साइडों का परासूक्ष्मीकरण, मतलब कि आप देखोगे प्रसारधन सामग्री कॉस्मेटिक के निर्माण में किया आते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दूसरा भी सही है, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों में परासूक्ष्म कण जो कि पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा सही है बेटा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट, आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है डीएनए को लेकर के। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, डीएनए वार कोडिंग किसका उप साधन हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताओ डीएनए क्या करता है बेटा? किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए, मतलब कि हम किसी की जो एज है, क्या हम उसको बताने में इसका यूज कर सकते हैं डीएनए का? तो आपका आंसर आना चाहिए जी नहीं, हम किसी पौधे या जानवर की उम्र का आकलन नहीं कर सकते इससे, ठीक है। तो पहला तो है आपका गलत, क्योंकि ये भूवैज्ञानिक, पृथ्वी, प्राकृतिक इतिहास और जीवन विज्ञान के बारे में, ठीक है, पाठ्यक्रम को चार्ट की जीविकाओं की तलछट्टी वाली की बाद में बात करता है, ठीक है। इसके अतीत में पौधों और जानवरों की अपशिष्टों की मृत्यु को मापने के लिए वैज्ञानिक कार्बन रेडियोधर्मी समस्थानिक, जिसे कार्बन 14 कहा जाता है, उसका उपयोग करते हैं। आप बताना है सी जो 11 जो आपका 12 होता है उसका उपयोग क्या होता है? तो पहला गलत है बेटा। समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच में भिन्न, आप देखोगे जनन के लिए, हाँ जी। तो यहाँ पर जहाँ एक है पहले उसको कट करो, आंसर आपका जल्दी निकलेगा, ठीक है। अब दूसरा देख लो, तो दूसरा यहाँ पर सही है एकदम। डीएनए बार कोडिंग से क्या है? समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच में भिन्नता हो जाती है। आप और आपके भाई और अन्य एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, परंतु आप देखोगे उसमें भी आपको भिन्नता प्रतीत हो जाती है इसकी अपेक्षा। प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए, बिल्कुल ये बात सही है। तो तीसरा और दूसरा सही है बेटा, और साथ सही पूछा था आपसे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का मतलब कि ये जो पेपर है आपका 2022 का लास्ट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है वातावरण में उपयुक्त में से किसकी या किन की अधिकता से होने वाली अम्ल वर्षा। बेहतरीन क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा किससे होती है बताओ? सल्फर डाइऑक्साइड और क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? बताओ बेटा, अरे बोलो, कुछ तो बोलो भाई, बोलोगे तब तो बताओ किससे होती है? पर्यावरण में उपयुक्त में से किसकी अधिकता अम्लीय वर्षा का कारण है? किसकी अधिकता होने से अम्लीय वर्षा होती है?
देखो होता क्या है बच्चे, कोयला और पेट्रोलियम के उत्पाद जलाने से निकलने वाले जो प्रदूषक होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, हवा और बारिश के पानी में नमी के साथ मिलकर के ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट एसिड बनाते हैं, जिससे बारिश के साथ गिरते हैं और एसिड रेन कराते हैं। ठीक है, तो कौन से? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। एसिड रेन से क्या होता है, मिट्टी पानी को दूषित करता है और नदी, नालों और नहरों, तालाबों आदि फसलों में मछलियों की वृद्धि को कम करता है, पौधों की वृद्धि को भी रोक सकता है या रोकता है और नष्ट भी कर देता है। संगमरमर के लिए तो ये कोड़ कहा जाता है, कोड़ का रोग मतलब कि पत्थर के लिए वाइट को ये येलो कर देता है। धातुओं से बनी इमारतें जैसे मूर्तियाँ एसिड रेन से क्या होती हैं, अस्था ब्रोक टाइट हो जाती हैं, चटकन पड़ जाता है, टूट जाती हैं, मजबूत से मुलायम कमज़ोर हो जाती हैं, सॉरी, वातस्फीति जैसे श्वसन संबंधी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य बेटा, यहाँ पर आप देखोगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये ओजोन हटा दो और एक कार्बन मोनोऑक्साइड हटा दो, तो यहाँ पर 2 और 4 होना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या है, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? अरे बोलो हाँ सर जी क्लियर। तो 97 नंबर का वीडियो को पोस्ट करके बताओ बेटा, ह्यूमन बॉडी के बारे में टी सेल बीटी सेल के बारे में पूछा क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब हैज रोल ऑफ वी सेल एंड टी सेल इन द ह्यूमन बॉडी? तो क्या करती हैं, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज एंड कॉजेस बाय पैथोजन। बिल्कुल उनसे ये बचाती हैं पैथोजन जो अटैक करते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है बेटा। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था डीएनए को लेकर के, सॉरी हाँ एक और था 98 नंबर का, उसके बाद में 99 नंबर डीएनए जो आपकी बार कोडिंग कैन बी टोल आर, तो किस पर होती है? एस इज़ द एज ऑफ द प्लांट और एनिमल। नहीं बेटा ऐसा नहीं, तो बताइएगा नेक्स्ट। ये आपसे पूछा गया था एनवायरमेंटल इज आर्क, मतलब कि जो आपका एसिड रेन है वो क्या है? तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को मिला करके ये होता है। तो बच्चे ये था आज का आपका पेपर जो 2022 का था, इसको हमने कंप्लीट किया है बच्चे। ठीक है, हमने पेपर आपका कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, ठीक है, और इसके पहले आपने क्लासेस नहीं देखी हैं जो कि हमने कवर कर ली हैं 2000 आप देखोगे 23 का, हम कल की क्लासेस में सीसैट का पेपर कवर करेंगे 2023 का। ठीक है, तो आप भी उसको देखिएगा, उसका कॉम्प्रहेंशन आप पढ़ें, मैं 1-2 कॉम्प्रहेंशन आपका करवा दूंगा, बाकी के उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ही मैं करवाऊंगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और सीसैट के खासकर मैं कहूँगा बेटा आप सीसैट के जो आपको पेपर करवा दिए गए हैं, ठीक है, उनको अपने आप दोबारा भी लगा लो, आपके पास में है कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लगाओ उनके पेपर को बैठ करके, और साथ ही साथ अगर क्लास देखना चाहते हो तो क्लास भी देखें और फुल लाइन टेस्ट भी दे लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।